Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. सो बच्चा पार्टी जैसा कि मुझे बहुत से बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या करें, एग्जाम में समझ नहीं आ रहा है, समझा दो। कुछ ऐसे हैं जिनके तो सिर्फ इसी रीजन से अटेम्प्ट लग गए, उन्हें लग रहा था इस सब्जेक्ट में तो हमारे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे और उसी में सबसे लीस्ट आ गए। क्यों? उन्हें आज भी नहीं पता। तो ये सेशन आप सबके लिए, ये मिस्टेक हमें गलती से भी नहीं करनी है। सबसे पहली सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट में, मॉड्यूल को तो बेटा इग्नोर कर देते हो, देखते तक नहीं हो। बस इधर उधर से 2-3 बुक्स उठाएंगे, आजकल टेलीग्राम में तो अवेलेबल हो जाती है, वहां से जाके 5 ठोक बुक्स उठा लेंगे, इस बुक से पढ़ लिया, उस बुक से पढ़ लिया, हो गया। मॉड्यूल को देखते भी नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आईसीएआई तुम्हारे आंसर्स इस बेसिस पे चेक करती है कि वो तुम्हारे मॉड्यूल के हिसाब से तुमने लिखे हैं या नहीं। हाँ, ये सही है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ना 10 तरह के डेफिनेशन हो सकते हैं, 10 तरह की एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट मॉड्यूल पे जो एक्सप्लेनेशन दी है आपको एग्जाम में वही एक्सप्लेनेशन देनी है। आप जहाँ दूसरी एक्सप्लेनेशन लिख के आते हो, बस वहीं सीधा आईसीआई कट करती है। बहुत बार ऐसा होता है आपका पूरा आंसर सही है, बस आपने ओन वर्ड्स में लिखा है, आपने मॉड्यूल की लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आईसीआई वहां पे तुम्हें सही आंसर लिखने के 1 मार्क्स देती है, और ज्यादा ज्यादा बहुत अच्छा लिख दिया तो 2 मार्क्स, दैट्स इट। अगर मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज नहीं की है, अच्छा ये भी नहीं कि मॉड्यूल में जो दिया है वो लिखो, मॉड्यूल में जिस लैंग्वेज में दिया है उस लैंग्वेज में लिखो। चलो, सबसे ज्यादा मार्क्स किस में कटते हैं? ऑडिट। तो उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑडिट में तुमने हमेशा सुना होगा, हर चैप्टर, हर पेज, हर पैरा, हर लाइन में जहां पे भी ऑडिट से रिलेटेड कुछ बोला गया है वहां पे बात की गई है ऑडिट एंगेजमेंट, ना कि ऑडिट एग्रीमेंट। ये एक तरह से होता है एग्रीमेंट है, बट उसे हम एग्रीमेंट नहीं बोलते, उसे हम कहते हैं एंगेजमेंट। किसकी लैंग्वेज में? ऑडिट की मॉड्यूल की लैंग्वेज में। तो अब अगर यही तुम इसकी बजाय यहाँ पे ऑडिट एग्रीमेंट लिख के आ जाओगे, आईसीआई सीधा कट कर देगी। और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है जो हर एक स्टूडेंट करता है। तो इससे हमें क्या समझ आया? सबसे पहला, हमें मॉड्यूल से लर्न करना है, मॉड्यूल की जो लैंग्वेज है वही लिखनी है। देन सेकंड, सिर्फ लर्न करने से हो जाएगा क्या? नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों का एग्जाम में आंसर तो सही आता है बट टाइम कम पड़ जाता है। टाइम कम नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, देखा होगा आपने अपने ही एग्जाम सेंटर में, कि तुम लिख ही रहे हो और उसने लिख के खत्म भी कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा गधा है, उसे नहीं आता, उसे आता है, उसकी स्पीड अच्छी है, ठीक है। तो अपनी स्पीड बढ़ानी है, जिसके लिए क्या करना होगा? राइटिंग प्रैक्टिस। अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि जो मैंने याद किया है और जिसकी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की है वो सही है? टेस्ट दे के देखो। वैसे तो हर सब्जेक्ट में टेस्ट देना चाहिए, बट तुम्हारे लिए अगर हर सब्जेक्ट में टेस्ट देना पॉसिबल नहीं हो रहा है, नो बिग डील, एटलीस्ट थ्योरी में एक या दो ही सही, बट टेस्ट देके ये तो चेक करो कि तुम जो पढ़ रहे हो वो सही से पढ़ रहे हो या नहीं। अब ये सारी चीजें तो कर ली, इन सब चीजों को करने में बच्चा गलती क्या करता है पता है? अभी मैंने ये बता दिया ना, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, बस जाएंगे सीधा मॉड्यूल खोल के रटने बैठ जाएंगे। रटना ही सिर्फ जरूरी नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्सीडेंट पॉइंट सबसे बड़ा गलती, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा एक्सीडेंट पॉइंट क्या होता है? बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। अभी May 24 का तुम पेपर देखना, ऑडिट का, उसमें क्वेश्चन है रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट रिस्क, और ये पहले भी आया है और पहले भी ऐसा हुआ है। ये क्वेश्चन पता है क्या से रिलेटेड था? अब अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑडिट पढ़ लिया है, उसके बाद ये सेशन देख रहे हो, तो आप समझ पाओगे इसे। सिग्निफिकेंट रिस्क से रिलेटेड ना तुम बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ोगे। एक जगह है जहाँ पे तुम अपनी ऑडिट प्रोग्राम, तुम अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन कर रहे होते हो, डिजाइन कर रहे होते हो, उसके स्टेप्स में तुम पढ़ोगे, जहाँ पे तुम्हें ये पढ़ना है कि एक स्टेप है जहाँ पे ये डिफाइन करते हो कि एंगेजमेंट टीम के लिए कौन से ऐसे मैटर्स होंगे जो सिग्निफिकेंट रिस्क के होंगे, जो सिग्निफिकेंट होंगे उनके लिए। अब ये जो क्वेश्चन था May 24 के पेपर में, इस रिस्क से रिलेटेड, सिग्निफिकेंट रिस्क से रिलेटेड, वो इस टॉपिक से आया था। बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या किया है पता है? अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, एक आंसर है लाइक रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, काइंड ऑफ।
दैट इज हम कब एक रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क बोलेंगे, उससे रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स थे। कुछ बच्चों ने ये आंसर लिख दिए हैं, तो कुछ ने लिख दिया है वो जो एक आंसर था कि ऐसे मैटर्स जो राइज दे रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन को जो हमें ये बता रही है कि क्या तो हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेट मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, या तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है। ये 3 आंसर्स हैं जो एक टॉपिक के एक वर्ड के आसपास घूम रही हैं, और इसी में कंफ्यूज होके बच्चा ये आंसर और ये आंसर लिख के आ जाता है, जबकि एक्चुअली में वहां पे पूछा ये था। तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट पॉइंट है। ये तो मैंने एक टॉपिक का एग्जांपल लिया है, वो भी जो May 24 में क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड, और सिर्फ ऑडिट में नहीं, May 24 में एक क्वेश्चन एसएम में भी आया था। एसएम का लास्ट क्वेश्चन था ये, एज फार एज आई रिमेम्बर। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। अब अगेन अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये समझ आएगा। इसमें एक टॉपिक है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, और वहीं एक टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इस एक क्वेश्चन में ना बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हमें कौन सा आंसर लिखना है, ये वाला या ये वाला। इन दोनों में ही आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में समझते हो। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर होते हैं ना, जो सिमिलर इंडस्ट्री में होते हैं, तुम उनका एक ग्रुप बनाते हो, एक चार्ट बना के तुम फिर उन्हें समझते हो, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते हो और उस वे पे रिएक्ट करते हो। वहीं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज बेसिकली काइंड ऑफ कि तुम अपने कॉम्पिटिटर के बारे में एक एक डिटेल्स निकाल रहे हो, वो क्या काम करता है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कैसे मार्केट में वो डील कर रहा है, उसका कस्टमर बेस क्या है, क्या सर्विसेज वो ऑफर कर रहा है। अब क्वेश्चन था रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर कि तुम अपने कॉम्पिटिटर के बारे में समझ रहे हो। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप लिख के आए कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग लिख के आए। तो ये चीज़ तुम सिर्फ तभी सॉल्व कर सकते हो, इसका सही आंसर सिर्फ तभी लिख सकते हो जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट में अच्छी खासी क्लैरिटी हो। कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक एक वर्ड ऐसा होता है जो इन सारी टॉपिक्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। जब तक तुम्हें वो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं पता होगा ना, तब तक तुम आंसर सही लिख नहीं पाओगे। ये तो पहला एक्सीडेंट पॉइंट है जो बच्चों से गलती होती है। दूसरा, ये मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगी, रिसेंटली उसने मुझे अपनी आंसर शीट्स भेजी थी, जिसमें उसने मुझे एएस से रिलेटेड एक आंसर भेजा था, जिसने उसमें बहुत सही से एक्सप्लेन किया था, बट देन ऑल्सो उसे वो टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जिसमें उसे मिले थे 2 मार्क्स आई गेस। 2 और 3 मार्क्स उसे मिले थे। रीजन पता है क्या था? आप कोई एक एएस पढ़ते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो इनकम रिकॉग्निशन, इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स होंगे, अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रही है तभी तुम उस इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन तुम्हारा आया है सेकंड पॉइंट से रिलेटेड, तो ये मुझे ये बताओ क्या तुम आंसर में क्या लिख के आओगे कि एज पर एएस दिस इनकम रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है इसलिए ये सही है। क्या ये लिख के आओगे? नहीं। जितने भी बच्चों ने हाँ बोला, नहीं ये नहीं लिखना है। तुम्हें पहले पूरा इनकम रिकॉग्निशन एक्सप्लेन करना है, पूरा ये तीनों पॉइंट्स। उसके बाद ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद लिखोगे कि एस क्वेश्चन में इस बारे में बात की जा रही है और ये कंडीशन है हमारी एएस में, इस वजह से ये सेटिस्फाई हो रहा है और ये आंसर सही है। उस बच्चे ने यही मिस्टेक की थी। सेकंड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसने सिर्फ ये डिफाइन किया और उसका हो गया। तो बताओ, पूरा आंसर उसे आता था, सही से आता था, बट उसे मार्क्स कितने मिले? 2 और 3 नंबर। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चा ये करता है। अब लॉ में ले लो, लॉ में जैसे तुम्हारे पास है स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के 3 एक्सेप्शंस होते हैं, उसमें से एक ना एक एक्सेप्शन के ऊपर ना जनरली केस स्टडी बनी जाती है। अब एक एक्सेप्शन के ऊपर केस स्टडी है, तो क्या सिर्फ तुम डेफिनेशन जब लिखोगे स्मॉल कंपनी की तो एक ही एक्सेप्शन लिख के आओगे? नहीं, वहां पे ये तो बताओगे ना कि एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शंस हैं, फिर नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे सिचुएशन की, क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो वहाँ पे इस एक्सेप्शन के बारे में बात की गई है और ये एक्सेप्टेड है, सॉरी,
ये इंक्लूडेड नहीं है, इस वजह से ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तुम वहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन में एक पॉइंट लिख के नहीं आओगे, क्योंकि डेफिनेशन तो तीनों चीज़ को बोल रहा है ना कि तीनों चीज़ें, अगर इनमें से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है हमें उस टॉपिक को पूरा बताना है। लाइक ऑडिट में अभी एक टॉपिक है, दूसरी गलती, ये दूसरी थी, अब तीसरी गलती जो बच्चा करता है अश्योरेंस एंगेजमेंट मान लो, ये अगर आप जानते होगे तो ऑडिट के चैप्टर 1 में ही ये एक टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कैसे होते हैं, इसके एलिमेंट्स बताओ। अब बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट एश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स और आंसर। नहीं, ये नहीं करना है, पहले एश्योरेंस एंगेजमेंट डिफाइन करना है, डेफिनेशन बताओ, उसके बाद उसके एलिमेंट्स बताओ। अब ये मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के एग्जाम्पल दिया है, चाहे कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछ रहा है, सॉरी एलिमेंट्स पूछ रहा है, एडवांटेज पूछ रहा है, डिसएडवांटेज पूछ रहा है, या उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा है, पहले उस पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करोगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें डिफाइन करोगे। आई होप आपको ये समझ आ गई है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है, जो हम कर देते हैं जबकि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और ये थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, प्रैक्टिकल में बेसिकली अगर आपको अच्छे से आता है आप कर लोगे, उसमें समझाने का बस ये है कि फॉर्मेट्स में थोड़ा ध्यान देना। अब फॉर्मेट्स पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि तुमने जैसे ही पेपर लिखना स्टार्ट किया तुम आराम से बैठ के पूरा टेबल बना रहे हो पहले, फिर सॉल्व कर रहे हो, नहीं। पहले जल्दी जल्दी पूरी वैल्यूज लिख लो और छोड़ दो, एक लाइन ऐसे ऐसे खींच के छोड़ दो। जब लास्ट में पेपर खत्म हो जाए और टाइम बचे ना, फिर आराम से बैठ के इसे सजाओ, अच्छे से टेबल डेकोरेट करो और उसे बहुत सही से बनाओ। दूसरा, चाहे सेम पर्टिकुलर फॉर्मूला में 3 क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व करने हो, बट तुम तीनों बार फॉर्मूला पहले लिखोगे। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। अब ये सोच रहे हो कि अकाउंट्स में क्या फॉर्मूला, कॉस्ट की बात कर रही हूँ, एफएम की बात कर रही हूँ। पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। वर्किंग नोट मस्ट, वर्किंग नोट इज मस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वर्किंग नोट बना के आना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट के साथ सही से बना देते हैं, कैलकुलेशन अच्छा करते हैं, फॉर्मूला लिख के आते हैं, सब करके आते हैं, वर्किंग नोट नहीं देते, कट जाते हैं मार्क्स। तुम इतना समझ लो, तुम्हें ये फॉर्मेट बनाने के मार्क्स मिले या ना मिले, बट ये ना लिखने के मार्क्स तो ज़रूर कटेंगे। तुमने फॉर्मेट नहीं बनाई तो हो सकता है आधा एक नंबर वो काट भी दें, बट फॉर्मेट बना दी इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स मिलेगा। बट टू बी ऑन सेफर साइड हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि हम फॉर्मेट बना के आए, हम सारी चीज़ें बहुत सही से करके आए। आई होप इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि थ्योरी पेपर कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल पेपर कैसे लिखना है। बट इन केस फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है, आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो अगेन आपको पता है आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।